जय स्टडी चैनल से जुड़े हुए सभी अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार। आज पॉलिटी का दूसरा लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे मूल अधिकार चैप्टर को। देखिए, इससे पहले एक नागरिकता का चैप्टर आता है, तो जब आर्टिकल की एक सीरीज चलाई जाएगी तो उसमें जो नागरिकता से संबंधित आर्टिकल हैं वो दिए जाएंगे आर्टिकल 6 से लेकर 11 तक। तो उसमें आपका नागरिकता चैप्टर कवर कर दिया जाएगा। आज हम लोग शुरू करेंगे मूल अधिकार भाग 3 से। तो इस मूल अधिकार पे पहला वीडियो होगा और शायद इस पूरे चैप्टर के लिए 2 वीडियो बनाने पड़े, क्योंकि नहीं तो ये चैप्टर लंबा हो जाता है। तो आज हम कवर करेंगे आर्टिकल 12 से लेकर 24 तक, और जो कल वीडियो आएगा उसमें हम लोग कवर करेंगे 25 से लेकर 35 तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। मूल अधिकार की पहले हम लोग संवैधानिक स्थिति को जांचते हैं, परखते हैं कि संविधान में इसकी क्या स्थिति है। तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान किया गया है। इसे हमने यूएसए से लिया है। ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि मूल अधिकार का स्रोत क्या है, तो हमने यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया है और संविधान के भाग 3 में जगह दी है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। ये ऐसे अधिकार होते हैं जो हमें जन्म से प्राप्त हो जाते हैं तथा इन्हें कानूनी मान्यता मिली होती है। दूसरा पॉइंट लिखा है कि इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति के अधिकारों से संबंधित हैं, इसलिए इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हमने औपनिवेशिक शासनकाल को बहुत लंबे समय से झेला था, यानी ब्रिटिश हुकूमत का दंश कहीं न कहीं भारतीय संविधान निर्माताओं के जहन में था। इस वजह से मौलिक अधिकारों को बहुत ज़रूरी समझते थे कि कोई भी शासन या राज्य कभी इतना तानाशाह न होने पाए, इसलिए व्यक्तियों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। दरअसल ये हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं ये राज्य के कृत्यों को प्रतिबंधित करते हैं। ये ज़्यादातर नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि ये हमेशा राज्य के जो शासन की प्रक्रिया होती है उसकी तानाशाही को मर्यादित करने का काम करते हैं। जब इसमें हम सारे प्रावधान पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने के बाद खुद ही पता चल जाएगा कि मौलिक अधिकार किस प्रकार व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। फिर लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकारों का क्या उद्देश्य होता है, तो राजनैतिक लोकतंत्र की स्थापना करना यही मौलिक अधिकारों का उद्देश्य होता है। ये सीधे सीधे लाइन पूछी गई है एग्जाम में और कई बार पूछी जाती है कि मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या होता है, तो राजनैतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। मूल संविधान में यानी जब संविधान बनाया गया तो उस समय कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो वो 6 है। यानी पहले 7 थे, अब बचे 6 हैं। तो इसका मतलब है कोई ना कोई मौलिक अधिकार तो हटाया गया होगा। अभी उसकी भी चर्चा करते हैं कि कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया था और उसकी अब क्या संवैधानिक स्थिति है, उस फैक्ट को भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। फिलहाल वर्तमान में 6 हैं, इसको देखते हैं। जैसे समता का अधिकार दिया गया है, और समता के अधिकार की चर्चा हमने 14 से लेकर 18 तक कर दी है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक कर दी गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसकी चर्चा की गई है 23 से लेकर 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसकी चर्चा की गई है 25 से लेकर 28 तक। संस्कृति और शिक्षा, इसकी चर्चा की गई है 29 से लेकर 30 तक। 31 को हटा दिया गया है, अभी उसके बाद में आते हैं। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसकी चर्चा की गई है आर्टिकल 32 में। इसी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि ये संविधान की मूल आत्मा है। अब हम चर्चा करते हैं कौन सा मौलिक अधिकार था, उसको हटा के कहाँ पे शिफ्ट किया गया है, अब उसकी स्थिति, संवैधानिक स्थिति क्या है, उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। आर्टिकल 31 में लिखा था सबसे पहले संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा रिप्लेस किया गया। पहले इसकी स्थिति क्या थी, वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है, इसको जांचने का प्रयास करते हैं। पहले इसकी स्थिति भाग 3 में थी, अब कहाँ पे है, अब भाग 12 में है। आर्टिकल 31 में पहले इसकी चर्चा की गई थी, अब इसे उठा के आर्टिकल 300 के काम में डाला गया। पहले ये मूल अधिकार प्रवृत्ति का था, अब ये कानूनी अधिकार हो गया है। इसे मूल अधिकार से उठा के कानूनी अधिकार में क्यों शिफ्ट किया गया, आप इस पर भी विचार कर सकते हैं। देखिए, पहले क्या होता था, सरकार जैसे जब डेवलपमेंट का काम करती, विकास का कोई कार्य कर रही थी, मान लीजिए कोई वो एक्सप्रेस वे बना रही है, हाईवे बना रही है, और अगर वहाँ से सड़क निकालनी है और किसी व्यक्ति की सड़क जा रही है, जो पहले के व्यक्ति होते थे वो थोड़ा ज़मीन के प्रति उनका लगाव ज़्यादा होता था, भले ही उनको ज़मीन से 4 गुना 6 गुना या 8 गुना ज़्यादा कीमत मिले, उससे ज़्यादा ज़मीन वो किसी दूसरी जगह पे भी खरीद सकते थे, लेकिन उस ज़मीन से उनका जुड़ाव ज़्यादा होता था। तो वो लोग अड़ जाते थे कि भाई ये ज़मीन हम नहीं देने वाले। अब मान लीजिए किसी रोड का नक्शा पास हो गया है और कोई व्यक्ति मुकर गया है कि मुझे अपनी ज़मीन नहीं देनी, और वो उसका मूल अधिकार भी होता था, तो सरकार को लेने में बहुत दिक्कत आ जाती थी, यानी उस ज़मीन का अधिग्रहण करने में सरकार को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था।
इस वजह से संविधान संशोधन करके इसको कानूनी अधिकार अब बना दिया गया है। अब सरकार को उतनी खास अड़चन नहीं आती है। अब ये सरकार का एक तरफ से अधिकार हो गया है। अगर मान लीजिए कोई कार्य योजना पास हुई है, वहाँ से सड़क निकलेगी तो निकलेगी ही। हाँ, सर्किल रेट से आपको 4 गुना या 5 गुना सरकार मुआवजा प्रदान करती है। अगर आप उसके बाद भी नहीं तैयार होते हैं तो आपके खिलाफ कार्यवाही भी सरकार करने के लिए प्राधिकृत है। इसी वजह से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब चर्चा करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। मूल अधिकार की क्या क्या विशेषताएं हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट लिखा है, इसकी चर्चा मैंने पहले ही कर ली थी कि ये राज्य के विरुद्ध व्यक्ति की सुरक्षा की गारंटी होते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट लिखा है, ये सीमित और वाद योग्य होते हैं। वाद योग्य का मतलब होता है कि इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन सरकार के द्वारा बनाई गई किसी विधि से होता है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, कोर्ट में आप जाके खड़े हो सकते हैं। या किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो आप इसे न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। फिर लिखा हुआ है कि इनमें कटौती की जा सकती है, इन्हें सीमित भी किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल आप सभी को पता है, आर्टिकल 352 में दिया गया है। 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो आपातकाल की परिस्थिति में इनको जो है कम या सीमित किया जा सकता है। अब आपको पता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के 3 आधार होते हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। इन 3 आधारों को देखते हुए देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है 352 का प्रयोग करते हुए। इसमें एक पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल के ये 2 आधार होंगे यानी युद्ध और बाह्य आक्रमण, तो आपके कौन से मौलिक अधिकारों का निलंबन नहीं होगा। तो आर्टिकल 20 और 21 का निलंबन नहीं होगा, बाकी सारे मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाएगा। अब मौलिक अधिकारों के निलंबन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है, कहीं मौलिक अधिकार चले थोड़े न जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर उस समय सरकार ने कोई विधि बनाई तो आप अगर मान लीजिए अब आपको लग रहा है कि आपके मौलिक अधिकारों का यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, यानी आपके कोर्ट जाने का अधिकार निलंबित होता है। तो युद्ध और बाह्य आक्रमण में 20 और 21 ये हमेशा सुरक्षित रहते हैं, चाहे युद्ध हो, चाहे बाह्य हो, चाहे सशस्त्र विद्रोह के आधार पे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई हो, तो 20 और 21 का निलंबन किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता। ये अजर और अमर है, ठीक। उसके बाद अगर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का आधार सशस्त्र विद्रोह है तो वैसी परिस्थिति में आर्टिकल 19, 20 और 21 का भी निलंबन नहीं होगा। इस चीज़ को आप लोग गौर कर लीजिएगा, यानी यहाँ पर आर्टिकल 19 भी आपका सुरक्षित रहेगा, ये बात बताई गई है। ये जो यहाँ पे सशस्त्र विद्रोह शब्द लिखा है, इस सशस्त्र विद्रोह शब्द का पहले कुछ दूसरा नाम था, आप लोगों को पता ही होगा। इस सशस्त्र विद्रोह को पहले नाम दिया गया था आंतरिक अशांति, यानी जब संविधान लिखा गया था तो वहाँ पे जब ये इमरजेंसी प्रोविजंस डाले गए थे तो उसमें लिखा गया था आंतरिक अशांति। और इस आंतरिक अशांति शब्द को बाद में रिप्लेस किया गया, और किस शब्द से रिप्लेस किया गया? सशस्त्र विद्रोह से। और कब किया गया, ये सवाल बहुत पूछा जाता है। तो एक संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इस आंतरिक अशांति शब्द को रिप्लेस करके क्या बना दिया गया? सशस्त्र विद्रोह बना दिया गया। अब इसके पीछे भी टेक्निकल कारण थे। कारण क्या थे कि उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी उसने जो है इस राष्ट्रीय आपातकाल जैसे प्राविधान का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। वो जहाँ पे हो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर देती थी, और जब इसको न्यायालय में चुनौती दी जाती थी तो उसका कारण आंतरिक अशांति वो बता देती थी। यानी उस समय की जो मंत्रिमंडल थी, क्योंकि आपको पता है कि जब भी राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होगी तो राष्ट्रपति के मौखिक आदेश से इसकी उद्घोषणा नहीं हो सकती। जब तक मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश नहीं होगी तब तक राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा नहीं करते हैं। और जब लिखित सिफारिश की जाती थी तो उसमें आंतरिक अशांति को हवाला देके राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की सिफारिश की जाती थी। अब इस आंतरिक अशांति शब्द को आप डिफाइन कैसे करोगे? भाई जैसे कोर्ट में जवाब दाखिल करना होता था तो बता दिया जाता था कि हाँ वहाँ पे जो लगा कि आंतरिक अशांति का माहौल है, इस वजह से राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया। अब इस आंतरिक अशांति शब्द को डिफाइन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था। फिर जब सरकार बदली, फिर 44वां संविधान संशोधन 1978 किया गया, यानी जनता पार्टी की सरकार आई और उसके बाद संशोधन किया गया। इस आंतरिक अशांति शब्द को रिप्लेस करके सशस्त्र विद्रोह बना दिया गया। अब सशस्त्र विद्रोह शब्द यानी शस्त्र उठा के किया गया विद्रोह, इस चीज़ को आसानी से डिफाइन किया जा सकता है। भाई अगर कहीं पे शस्त्र उठे हैं, शस्त्र उठा के किसी संगठन ने विद्रोह कर दिया है, शासन प्रशासन को तहस नहस कर रहा है, उस आधार पे आप राष्ट्रीय आपातकाल लगा के उस विद्रोह को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सशस्त्र विद्रोह शब्द
ये ज़्यादा बेहतर तरीके से डिफाइन है आंतरिक अशांति की तुलना में। इस वजह से आंतरिक अशांति की जगह पे इसका नाम क्या रखा गया था, सशस्त्र विद्रोह रखा गया था। चलिए अब चर्चा करते हैं आर्टिकल से, क्योंकि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमें पढ़ना है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग केवल 12 से लेकर 24 तक कवर करेंगे। आर्टिकल 12 में लिखा गया है राज्य की परिभाषा। तो सीधे सीधे यहाँ पे पूछा जाएगा कि राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल में है, तो वो आर्टिकल 12 में है। अभी इस चैप्टर में हम आर्टिकल के बहुत अंदर नहीं जाएंगे, आर्टिकल को ऊपर ऊपर समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 13, इनके कभी कभी अंदर भी घुस के पूछा जाता है, जैसे 13(1), 13(2), 13(3), 15(4), 16(4). तो इसके लिए मैं एक अलग डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, और ख़ास तौर पर आर्टिकल 13, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, इन तीनों आर्टिकल्स को लेके एक अलग वीडियो दिया जाएगा आपको। यहाँ पे सिर्फ अभी जो मूल बातें हैं उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। फिलहाल एक दिवसीय एग्जामों में इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए एक वीडियो मैं अलग से आर्टिकल्स पर अपलोड कर दूंगा। फिर लिखा हुआ है आर्टिकल 13 में क्या है। आर्टिकल 13 में लिखा है मूल अधिकारों से असंगत एवं उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। यानी राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा अगर कोई नियम या कोई नीति ऐसी लाई गई जिससे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या उनका अल्पीकरण हो रहा है, तो वैसी विधियों को शून्य करार कर दिया जाएगा, यानी वैसी विधियां मान्य नहीं होंगी। चलिए अब चर्चा करते हैं हम लोग आर्टिकल 14 की। क्या है आर्टिकल 14, इसको समझने का प्रयास करते हैं। आर्टिकल 14 को हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ से शुरू होता है हमारा समता का अधिकार, और इस समता के अधिकार में क्या क्या बातें लिखी गई हैं उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। इन दोनों बातों को मिला के आपका आर्टिकल 14 पूरा होता है। विधि के समक्ष समता का मतलब होता है कानून की नज़र में सभी समान होते हैं, और विधियों के समान संरक्षण का मतलब होता है कानून सबको बराबर संरक्षण प्रदान करेगा। और ये जो विधि के समक्ष समता का विचार है इसको हमने ब्रिटेन से लिया है, और विधि के समान जो संरक्षण का विचार है इसको हमने यूएसए से लिया है। अब इस नियम के कुछ अपवाद भी डाले गए हैं, जैसे आर्टिकल 361, इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल को कार्यकाल के दौरान आपराधिक कृत्य के लिए दंड का प्रावधान नहीं होगा, उसके विरुद्ध मतलब मुकदमा जो है न्यायालय में चलाया नहीं जा सकता जब तक वो कार्यकाल पे है। तो अगर कानून की नज़र में सभी बराबर हैं तो ऐसा क्यों किया जाता है, इसलिए इसको अपवाद में डाला गया है, क्योंकि ये विशेष राजनीतिक पद हैं तो उनको इन चीज़ों से रियायत दी गई है। उसके बाद लिखा हुआ है आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194, जिसमें संसद सदस्यों के विशेषाधिकार, और 194 में विधानमंडल के सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लेख है, यानी सांसदों के और विधायकों के विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया है। अब चर्चा करने वाले हैं हम लोग आर्टिकल 15 के बारे में। क्या लिखा गया है आर्टिकल 15 में, उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आर्टिकल 15 में लिखा गया है कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध। अब वो कितने आधार हैं, तो वो टोटल 5 आधार हैं। इन 5 आधारों पर विभेद नहीं किया जा सकता। 5 आधार में पहला आएगा धर्म, दूसरा आएगा मूल वंश, तीसरा आएगा जाति, चौथा आएगा लिंग, और 5वें नंबर पे आएगा जन्म स्थान। तो 5वें नंबर पे आएगा जन्म स्थान, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जन्म स्थान, यही 5 आधार हैं, यानी कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध। और आधार कितने हैं, 5। पहले में धर्म, फिर मूल वंश, फिर जाति, फिर लिंग, फिर जन्म स्थान। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी यहाँ पे कि यहाँ पे तो संविधान की किताब में लिख दिया गया है कि इन आधारों पर विभेद नहीं किया जाएगा, इन 5 आधारों पर। और ये जो आरक्षण की व्यवस्था आपको दिखती है, जैसे हम एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे धर्म, किसी धर्म को आगे बढ़ाने के लिए विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, आपको पता ही है। मूल वंश, अब जो अपने देश का निवासी है और या अपने मूल का निवासी है या कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ आता है तो साफ साफ भेदभाव होता है। जाति, जाति के आधार पर पूरा आरक्षण ही टिका हुआ है। लिंग मतलब जेंडर, जेंडर के हिसाब से भी आप देखते हो कि महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाती हैं अलग से। जन्म स्थान, आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ राज्य ऐसे होते हैं जब अपने यहाँ से वो विज्ञापन निकालते हैं तो वहाँ पे निवास की शर्त अधिरोपित कर देते हैं। तो ये जो आरक्षण संबंधी विषय हैं इनको हम भेदभाव में नहीं रखते हैं, इसे हम सकारात्मक भेदभाव मानते हैं। यानी ऐसा भेदभाव जो समानता के उद्देश्य से किया गया है तो उसको भेदभाव की श्रेणी में नहीं लाते हैं। अब चर्चा करते हैं आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 में क्या है, तो यहाँ पे लिखा गया है लोक नियोजन में अवसर की समता, यानी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। मतलब सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण का प्रावधान है वो आर्टिकल 16 में किया गया है, और शैक्षणिक संस्थानों में जो आरक्षण की बात है वो आर्टिकल 15(4) में की गई है। अब हम चर्चा करते हैं आर्टिकल 17 में क्या है। आर्टिकल 17 में लिखा गया है
छुआछूत का उन्मूलन। हालांकि ये छुआछूत शब्द कहीं पर भी प्रयुक्त नहीं किया गया है, वहाँ पे लिखा हुआ है अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो इस अस्पृश्यता को हम छुआछूत क्यों समझते हैं, तो इसका आकलन लगाया जाता है। एक अधिनियम आया था, जन अधिकार अधिनियम 1955, और एक मैसूर हाई कोर्ट का निर्णय आया था। तो उसके हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाता है कि उस अस्पृश्यता का मतलब होगा छुआछूत। जैसे जन अधिकार अधिनियम में 3 बातें प्रमुख सामने आई थी। पहली चीज़ उसमें ये लिखी गई थी कि किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर किसी मंदिर आदि में जाने से रोका नहीं जाएगा। दूसरी बात ये लिखी गई थी कि किसी भी व्यक्ति को किसी लोक संस्थान में, जैसे अस्पताल हो गया, स्कूल हो गया, वहाँ पर उसको जाति और धर्म के आधार पर जाने से रोका नहीं जाएगा। तीसरी बात लिखी गई थी, किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार ये नहीं कहा जाएगा किसी धार्मिक ग्रंथ या ऐतिहासिक ग्रंथ का रेफरेंस देके कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप इस जाति के हैं। जैसे कि वेद पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों का ही है, ऐसे करके आप तर्क दे रहे हैं और बता दें कि ऐसी बातें ऋग्वेद में लिखी हैं या मनुस्मृति में लिखी हैं। तो अगर आप ऐसा रेफरेंस देके किसी को वंचित कर रहे हैं तो आप आर्टिकल 17 का वायलेंस कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। तो उन सब बातों को कंसीडर करने के बाद ये पता चलता है कि उस अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है, छुआछूत होता है। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्या है आर्टिकल 18 यानी अनुच्छेद 18। इसमें लिखा गया है उपाधियों का अंत, लेकिन फिर भी जो है राज्य, सेना और विद्या, इनसे रिलेटेड कोई उपाधि और सम्मान प्रदान कर सकता है। बाकी उपाधियां आप नहीं दे सकते हैं। सेना एवं विद्या को छोड़ के यहाँ पे ये अधिकार है कि दिया जा सकता है। तो समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक था, यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, और स्वतंत्रता के अधिकार में जो पहला आर्टिकल आपको दिख रहा होगा उस आर्टिकल का नाम है 6 अधिकारों की सुरक्षा। दरअसल जब हम आर्टिकल 19 पढ़ते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ही आर्टिकल 19 कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्टिकल 19 में लिखा है 6 अधिकारों की सुरक्षा, और इन 6 अधिकारों में जो पहला अधिकार आता है वो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी में प्रेस की स्वतंत्रता को भी डाला गया है, आर्टिकल 19(1)(a), इसमें प्रेस की स्वतंत्रता को शामिल किया गया है। तो वाक का मतलब होता है बोलना, और अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपनी भावनाओं को प्रकट करना। और यहीं पर इसी को ध्यान में रखते हुए जो झंडा फहराने की स्वतंत्रता है उसको भी इसी में रखा जाता है, यानी आर्टिकल 19(1)(a) में रखा जाता है झंडा फहराने की स्वतंत्रता। दूसरे नंबर पे आता है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, यानी आप सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि अगर धारा 144 लगाई गई है तो वहाँ पे 4 लोगों से अधिक का जमावड़ा वो अवैधानिक माना जाता है, तो वैसी परिस्थिति में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है संघ, आप कोई पार्टी वगैरह बना सकते हैं। संचरण का मतलब आप कहीं पर भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आ जा सकते हैं। 5वें नंबर पे आता है निवास, आप भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी रह सकते हैं। और नंबर 6 पे आता है व्यापार, यानी आप भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी कोई भी व्यापार कर सकते हैं, सिवाय आरक्षित व्यवसायों को छोड़कर। उसके बाद लिखा हुआ है आर्टिकल 20, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये जो आर्टिकल 20 है और आर्टिकल 21 है, इसका निलंबन किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता, और ये बहुत ज़्यादा जरूरी आर्टिकल थे, इस वजह से इनका निलंबन किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20(1) में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 20(1) में लिखा गया है कोई पूर्व पद प्रधान नहीं, अंग्रेजी में इसको बोला जाता है पोस्ट लॉ, इसी को बोला जाता है पोस्ट लॉ, पोस्ट लॉ। अभी क्या होता है समझाते हैं इसको, पहले तीनों पार्ट देख लेते हैं फिर उस पर आते हैं। 20(2) में लिखा है दोहरे दंड का कोई प्रावधान नहीं, और 20(3) में लिखा हुआ है कोई स्व अभिशंसन नहीं, यानी किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब चर्चा करते हैं 20(1) में क्या है। 20(1) में है कोई पूर्व पद प्रधान नहीं। अब जैसे हम ये मान के चलते हैं कि अभी जो बीता हुआ साल है यानी 2025 तक, एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ये लेते हैं कि 2025 तक अगर कोई व्यक्ति हत्या का आरोपी है, मतलब उसने कोई हत्या की, किसी का मर्डर किया, तो उसके लिए जो सज़ा का प्रावधान है वो 20 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 20 वर्ष का है। अब उसके बाद जैसे ही 1 जनवरी 2026 अब प्रावधान ये बनाया गया कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी और वो दोषी पाया गया तो उसे मृत्युदंड तक की भी सज़ा दी जा सकती है, और ये नियम बना 1 जनवरी 2026 से इसको लागू होना है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम 2025 में किया था और इसको सज़ा आज दी जा रही है, तो जो पहले के नियम के हिसाब से उसको सज़ा दी जानी चाहिए क्योंकि उसने क्राइम पहले किया था।
तो यानी उसको 20 साल की ही सज़ा दी जाएगी, ना कि उसको मृत्युदंड की सज़ा दी जाएगी, क्योंकि जब उसने ऐसा क्राइम किया था तब वैसा प्रावधान नहीं था। यह है आर्टिकल 20(1). 20(2) में लिखा है दोहरे दंड का प्रावधान नहीं, एक गुनाह के लिए व्यक्ति को एक ही बार दंडित किया जाएगा। 20(3) में लिखा गया है कोई स्वाभिसंसन नहीं, यानी किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी जो गिरफ्तार व्यक्ति होगा या दोषी आरोपी व्यक्ति होगा उसको दोष स्वीकार करने के लिए आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तो यही 3 बातें आर्टिकल 20 में लिखी गई हैं। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 क्या है? बहुत ज़ोरदार आर्टिकल है और इस आर्टिकल को किसी भी कीमत में छीना नहीं जा सकता। चलिए चर्चा करते हैं आर्टिकल 21 के बारे में। आर्टिकल 21 में लिखा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, और इसी में आपका आता है निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, इसी में आता है। लिखा है किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है, यह अधिकार केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से छीना जा सकता है, अन्यथा नहीं। यानी प्रत्येक व्यक्ति जो है वो स्वतंत्रता के साथ जीवन यापन कर सकता है और उसके इस अधिकार को कोई भी नहीं छीन सकता, सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़ के। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अगर ये लाइन न जोड़ी जाती तो किसी भी व्यक्ति को कभी भी मृत्युदंड की सज़ा नहीं हो सकती थी। तो ये जो इनकाउंटर वगैरह की प्रक्रिया होती है या फिर जो फांसी पे लोगों को टांगा जाता है, तो ये इसी वजह से पॉसिबल हो पाया क्योंकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ऐसा संभव है। यानी आपके जीने के अधिकार को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही छीना जा सकता है, अन्यथा नहीं छीना जा सकता है। आर्टिकल 21 में बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई हैं, जैसे नींद लेने का अधिकार, आप नींद ले सकते हो, आपके इस अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है, यानी आपकी नींद को कोई छीन नहीं सकता है। उसके बाद लिखा हुआ है स्वच्छ वायु ग्रहण करने का अधिकार। तीसरे नंबर पर लिखा है विदेश यात्रा का अधिकार, ये मेनका गांधी की वजह से संभव हो पाया, मेनका गांधीवाद से इस चीज़ को जोड़ा गया। उसके बाद है निजता का अधिकार, यानी प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक निजता होती है, प्राइवेसी होती है, आप उसका हनन नहीं कर सकते। एकांतता का अधिकार, एकांतता का अधिकार का मतलब ये होता है किसी का फ़ोन आप टैप नहीं कर सकते, अगर किसी का फ़ोन आप टैप करते हैं तो ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना जाएगा, ये बात यहाँ पर लिखी गई है। अब हम लोग चर्चा करते हैं आर्टिकल 21 के का में क्या लिखा गया है। आर्टिकल 21 का में देखो क्या लिखा गया है, शिक्षा का अधिकार, यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा राज्य प्रदान कराएगा, और इसे जोड़ा गया है 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया था? तो इसका इम्प्लीमेंट किया गया है 1 अप्रैल 2010 से। 1 अप्रैल 2010 से इसका इम्प्लीमेंट किया गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 का। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या है? हालांकि आर्टिकल 22 पर एक डिटेल वीडियो बनाई जा चुकी है, आप वहां पे जाके इसको देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम लोग एक बार और देख लेते हैं। जिसे लिखा हुआ है यहाँ पे निवारक निरोध के संबंध में संरक्षण। हालांकि निवारक निरोध के संबंध में संरक्षण जो है ये इसका एक पार्ट है। इसमें लिखा गया है कि गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। अब इसमें टोटल पार्ट कितने जोड़े गए हैं? 4 पार्ट जोड़े गए हैं, 22(1), 22(2), 22(3), 22(4). 22(1) में लिखा गया है कि अगर आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो सबसे पहले उसे गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा, यानी गिरफ्तारी का कारण जानना प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। आप उसको पहले कारण बताओगे। फिर गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कराना 24 घंटे के भीतर। ये उस समय के जो पुलिस अधिकारी होंगे उनकी कानूनी जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करें। हालांकि इसमें यात्रा के समय को जोड़ा नहीं जाएगा। उसके बाद जब उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा तो उस व्यक्ति के पास ये अधिकार होगा कि गिरफ्तार व्यक्ति अपने मनपसंद का वकील कर सकता है। 22(4) में लिखा गया है कि व्यक्ति को अधिकतम 4 माह तक गिरफ्तार करके रखा जा सकता है। और ये जो 4 माह तक अधिकतम गिरफ्तार करके रखा जा सकता है, ये केवल ये कंडीशन तभी है जब निवारक कानून के तहत इसको अरेस्ट किया गया है। यानी जब प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध उसको बोला जाता है, अगर इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो पहली बार में उसे 3 माह तक और अधिकतम उसको 4 माह तक, यानी जो ये 3 माह से 1 माह का ड्यूरेशन बढ़ाया जाएगा वो आसानी से नहीं बढ़ाया जा सकता। इसके लिए एक परामर्श बोर्ड गठित किया जाएगा और उस परामर्श बोर्ड में कोई ना कोई न्यायाधीश ज़रूर रहेगा, कम से कम उच्च न्यायालय स्तर का तो जरूर ही रहेगा। तो उस हाई कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में जो पैनल बनेगा उससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और उस परमिशन लेने के उपरांत ही उस व्यक्ति का जो कस्टडी है यानी अभिरक्षा है उसको 1 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है।
वैसे सामान्य अगर कोई उसने गुनाह किया है या मतलब सामान्य अपराध का वो दोषी है तो आप उसको गिरफ्तार करके 24 घंटे के भीतर ही मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर दोगे। लेकिन अगर उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत यानी निवारक कानून के तहत आपने अरेस्ट किया है तो आप उसको 3 माह तक कस्टडी में रख सकते हो। यहाँ पे पुलिस उसको 3 माह तक अपने कस्टडी में रख सकती है। लेकिन ये निवारक कानून का प्रयोग यदा कदा ही परिस्थितियों में किया जाता है अगर राष्ट्र की अखंडता को उससे खतरा हो, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो या आंतरिक अशांति पैदा हो सकती है उस व्यक्ति की वजह से या उस व्यक्ति की बयानबाजी की वजह से, तो ऐसे व्यक्ति को डिटेन कर लिया जाता है। हालांकि इसके संदर्भ में एक डिटेल वीडियो बनाया गया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, आपकी प्लेलिस्ट में पड़ा होगा आर्टिकल 22 के संदर्भ में। उसके बाद हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्या है आर्टिकल 23 और क्या है आर्टिकल 24। इन दोनों आर्टिकल्स की चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग। आर्टिकल 23 में लिखा गया है मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध। यहाँ पे 2 बातें जोड़ी गई हैं। पहली बात तो जोड़ी गई है मानव दुर्व्यापार और उसके बाद जोड़ा गया है बलात् श्रम। मानव दुर्व्यापार का मतलब होता है स्त्री एवं बच्चों की वस्तु के समान खरीद और बिक्री, ये संभव नहीं है। और बेगार का मतलब होता है बिना पारिश्रमिक दिए यानी बिना मेहनताना दिए किसी व्यक्ति से अगर काम करवा रहे हैं तो ये दंडनीय है। तो बलात् श्रम और बाल श्रम ये दोनों चीज़ें अलग हैं, इसको समझ लेना। बलात् श्रम का मतलब होता है बेगार यानी बिना पारिश्रमिक दिए आप किसी से काम करवा रहे हैं तो ये आप एक दंडनीय अपराध कर रहे हैं, आर्टिकल 23 का उल्लंघन कर रहे हैं। स्त्री एवं बच्चों की वस्तु के समान खरीद एवं बिक्री करना ये अपराध है, इसी को बोला जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव दुर्व्यापार। अब आइए आर्टिकल 24 में। आर्टिकल 24 में लिखा है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का कारखानों, फैक्ट्रियों आदि में नियोजन का निषेध। ये है बाल श्रम, यानी बाल श्रम यहाँ पे लिखा गया है आर्टिकल 24 में और बलात् श्रम आर्टिकल 23 में लिखा गया है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 35 तक पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।